वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के कोण ज्ञात कीजिए कहा गया है हमको। तो यहाँ हम अदिश गुणनफल का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी क्या है, मॉड है। इसी को एक बार और लिख लेती हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास सूत्र है। यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो कोण का मान चाहिए हमको, कोण ज्ञात कीजिए बोल रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये क्वांटिटी हमको निकालनी पड़ेगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं पहले। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, जो भी वैल्यूज़ है वो रख दो, आई के प्लस जे के प्लस के। ठीक है, और डॉट बी का मान क्या है, 2i केप माइनस 2i केप माइनस 2j केप माइनस 2k कैप है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 आएगा, -8 आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। जो कोफिशिएंट सामने हैं उनका स्क्वायर करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो √3 आ जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। जो भी कोफिशिएंट सामने हैं उनका वर्ग कर दिए तो 2 दूनी 4 धन 4 धन 4 4 4 8 4 12 √12। इसको 4 तिया 12 लिख सकते हैं, 4 तिया 12, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 या 2 का वर्ग इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2√3, 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान रखिए तो -8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2√3। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, -8/2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 चौक 8 -4/3। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे 2 4 6 6 होगा ना, ये -2 को जोड़ेंगे तो -6 होगा, तो यहाँ -6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 यहाँ आएगा, फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है ना, ये 6 है एक्चुअल में, ये गलत जोड़ दिया था मैंने, -8 ध्यान रखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर -1 आ गया, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ होगा कॉस 180 डिग्री, 180 अंश का मान -1 होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। यही क्या है, आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड बराबर है वेक्टर ए माइनस बी के मॉड के, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। मतलब क्या आना चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आना चाहिए इसको हल करने से। तो इसको हल कैसे किया जाए, तो इस प्रकार से दे दिया गया है हमको, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो इसको कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसको कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है, तो इसी को वैसा ही लिख लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, इस प्रकार से है, तो इसको इस प्रकार से लिख लिए। ए माइनस बी है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक, प्लस वेक्टर
बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई पुनः किससे कर दिए हमने, बी से कर दिए, और फिर बी का मल्टीप्लाई बी से कर दिए, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा अब वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस बी का ए से करिए तो माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बी वाला टर्म बी वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। हम जानते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ठीक है ना। तो जितना बी डॉट ए है उसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लेते हैं, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। इन दोनों को भी इधर पक्षांतर कीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये भी इधर आ जाएगा प्लस में, इसको भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए बराबर 0। तो कितना आ जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, 4 को इधर भेज दीजिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये जो क्वांटिटी दी गई है उसका वर्ग किए और इसको इस प्रकार से तोड़ के लिख लिए, ठीक है ना, गुणा के रूप में, ठीक है। अब सभी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा आसानी से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि वेक्टर ए बराबर तथा वेक्टर बी बराबर इतना हो तो निम्न ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। सदिशों का सदिश गुणनफल, उसका मॉड निकालना है, परिमाण ज्ञात करना है, और इसकी दिशा में वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर सी हो तो वेक्टर सी की दिशा में एकक सदिश भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो क्या होता है हम सभी जानते हैं, आई केप, जे केप और के केप लिख देते हैं इस प्रकार से लाइन से, ठीक है। और उसके कोफिशिएंट को लिखते जाते हैं, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का क्या है 2 है, और के का क्या है -3। पहले ए वाले का लिखेंगे कोफिशिएंट को, फिर बी वाले का, तो -2, 3 और -5 चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है ना, सामने जो भी चिन्ह होगा उसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, पहले आई केप के लिए निकालते हैं तो आई केप लिख देंगे, ठीक है। और क्या बचा, तो ये वाली क्वांटिटी बची है उसको लिख देंगे 2, 3, -3, -5, ठीक है। बीच में माइनस जे केप होगा, ठीक है। अब कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे, 2 - 1, 1 - 2 और -3 -5 ये बचा है। जे वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 1 - 2 -3 -5 हो गया, ठीक है। के कैप प्लस के कैप होगा, बीच में जे केप के लिए बस माइनस रहता है, ठीक है ना। तो ये के कैप होगा तो ये वाला क्वांटिटी बस बच गया, तो 1 - 2 2 3, ठीक है। आई केप निकालना है तो आई केप लिख दीजिए, और इस प्रकार से जो क्वांटिटी बची है आई केप वाला कॉलम को छोड़ दो और इसको लिखो। जे केप में लिखना है तो जे केप वाला कॉलम छोड़ दो, जो बाकी क्वांटिटी है उसको लिखो। के केप में के केप वाला कॉलम छोड़ दो, बाकी क्वांटिटी है उसको लिखो, ठीक है। तो आई केप क्या आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इसका गुणा इससे करना है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ऋण 10, और बीच में जो है ऋण का चिन्ह होता है, ठीक है। ऋण 3 तिया 9 और वो भी ऋण में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये 5 दूनी 10, ऋण 10 हो गया, बीच में ऋण का चिन्ह होता है, ऋण लगा लिए, 3 तिया 9 वो भी ऋण में है, कोष्टक में लिख लिए। माइनस जे केप है क्या, तो जे केप
5 एकम 5, ऋण 5 होगा, लिख दिए। ठीक है, बीच में क्या चिन्ह होता है? ऋण का चिन्ह होता है। अब 5 3 दूनी 6 और ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन में, तो इसको इस प्रकार से लिख दो। प्लस के कैप, इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, बीच में क्या होता है? माइनस का साइन होता है, तो माइनस लगा दो, 2 दूनी 4 और वो भी ऋण में होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आई के ऋण 10 धन 9 होगा। ठीक है, ऋण ऋण धन हो जाएगा। माइनस जे के -5 -6 हो जाएगा ये, प्लस के कैप, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ऋण 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई के ये कितना आ जाएगा? 6 5 11 ऋण में आएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा 11। जे के ये कितना आएगा? 4 3 7 प्लस 7 के। ठीक है, ये एक आंसर मिल गया, पहले का सलूशन मिल गया ये। ठीक है, तो देखो ये सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है, क्योंकि देखो लास्ट में जो आंसर है वो सदिश में मिला है, आई केप जे केप के केप के रूप में। ठीक है, इसलिए इसको सदिशों का सदिश गुणनफल कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसका मॉड निकालना है हमको, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, तो रूट ओवर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आया है? ये आया है। ठीक है, माइनस आई के प्लस 11 जे के प्लस 7 के, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 + 121 121 होता है, प्लस 49 कितना हो जाएगा? रूट ओवर 171। जोड़ेंगे तो यही आंसर है हमारा। सेकंड भी बन गया। अब थर्ड देखना है हमको दिया गया है वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है? वेक्टर सी। तो इसकी दिशा में हमको एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो सी के बराबर क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सी के बराबर होगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर सी। यही होता है। ए कैप कैसे निकालते हैं हम? ए कैप कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसा ही निकालते हैं। तो सी केप कैसे निकालेंगे? वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, तो सी केप क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, और मॉड ऑफ सी क्या होगा? मॉड ऑफ सी की जगह मान रखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हमारे पास ए क्रॉस बी का भी वैल्यू है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का भी वैल्यू है, तो क्या क्या है? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -i के प्लस 11 जे के प्लस 7 के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड का वैल्यू क्या है? रूट ओवर 171। ठीक है, सेपरेट कर दीजिए, -i के अपॉन 1/1 रूट ओवर 171, ऐसा लिख सकते हैं सेपरेट कर करके, प्लस 11 अपॉन रूट 171 जे कैप प्लस 7 अपॉन रूट ओवर 171 के कैप। यही क्या है? आंसर है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक वायुयान क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर ऊपर उठता है। ठीक है, यदि क्षैतिज दिशा में उसके वेग का घटक 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसका वास्तविक वेग क्या होगा? उसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? ठीक है ना, तो हम सभी जानते हैं कैसे दर्शाते हैं। कोई जो वायुयान है वो क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, उसका वास्तविक वेग मान लो v है। क्या है? वास्तविक वेग v है। ठीक है, तो उसका क्षैतिज दिशा में घटक को वी एक्स से दर्शाते हैं, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, और ऊर्ध्वाधर घटक को वी वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, वी एक्स बराबर क्या होता है? वी कॉस थीटा, और वी वाई बराबर होता है वी साइन थीटा। थीटा की ओर घटक को क्या लेते हैं?
कॉस थीटा और थीटा के लंबवत घटक को, ये थीटा की ओर है तो कॉस थीटा, थीटा के लंबवत को वी साइन थीटा लेते हैं। हम लोगों ने घटकों का समकोणिक वियोजन देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, माना उसका वास्तविक वेग क्या है, v है। तो क्षैतिज घटक का वेग दिया गया है, तो क्षैतिज घटक मतलब क्षैतिज घटक का वेग vx बराबर क्या दिया है, 220 किलोमीटर प्रति घंटा, 220 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है। vx बराबर जानते हैं हम क्या होता है, v cos थीटा इज इक्वल टू 220। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, v cos थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 अंश, तो cos 30 अंश बराबर 220, ठीक है। यहाँ से cos 30 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो हमारे पास होता है वर्गमूल 3/2 बराबर 220, ठीक है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 220, सीधा गुना कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आएगा वैल्यू v इज इक्वल टू 400, 2 दूनी 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 बटे वर्गमूल 3, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू है वो √3 का मान क्या होता है, सभी को पता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको डिवाइड करेंगे तब वैल्यू हमारे पास 254 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमको क्या निकालना है, ऊर्ध्वाधर घटक भी निकालना है क्या, ऊर्ध्वाधर घटक देखते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक को वी वाई से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। तो वी है हमारे पास 254, साइन थीटा क्या है, साइन 30 अंश, थीटा का मान 30 अंश है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 254, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127 किलोमीटर पर आवर लगभग, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट में आएगा तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हम लोगों ने नहीं ली है, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है प्रक्षेप्य वाले से देखते हैं, ठीक है ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। वही खिलाड़ी उसी गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। हमको बोला गया है क्षैतिज, है ना। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी तक, 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, मतलब क्षैतिज दूरी दिया है, अर्थात हमको क्षैतिज परास दिया गया है। क्षैतिज परास को किससे डिनोट करते हैं, आप लोग इसको क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है प्रक्षेप्य गति पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आर से डिनोट करते हैं तो आर बराबर दिया है 100 मीटर, ठीक है ना। वही खिलाड़ी उसी गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, अधिकतम ऊंचाई हमको निकालना है। और अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू सूत्र होता है u²/2g, ठीक है। और अधिकतम क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो होता है u²/g। r की वैल्यू क्या होती है, u²/g, तो 100 मीटर, ठीक है। r क्या होता है, u²/g, ठीक है ना। तो u²/g लिख दिया r की जगह। अब अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है हमारे पास, अधिकतम ऊंचाई h इज इक्वल टू u²/2g, ठीक है। ये अधिकतम क्षैतिज परास का है, ये अधिकतम ऊंचाई का है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू u²/g, 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं u²/g, ठीक है। इसी को तो u²/g का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम, तो h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100, तो 2 एकम 2,
50 आ जाएगा। तो कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? तो 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य से रिलेटेड आप लोग सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है।